हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा जो अभी हाल ही में चल रही है, इसके कुछ एनालिसिस को देखेंगे, कुछ अपडेट्स को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि अब तक जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहा है, उसका लेवल कैसा रहा है, कितनी उसकी उपस्थिति रही है, ये सारी जानकारी हम इसमें देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पेपर अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है और पेपर अभी 17 फरवरी तक चलेगी। इसकी जो डेट है 17 फरवरी तक अभी एग्ज़ाम चलेगा। कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो लेवल का रिव्यू हमें प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। ना तो पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं, ना ही बहुत ईजी आ रहे हैं। लेवल का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का रह रहा है। और बात करें उपस्थिति की कि कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कितने लोग एग्ज़ाम दे जा रहे हैं, तो लगभग दोस्तों बात करें तो 85% स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट उपस्थिति देखने को मिल रही है इस एग्ज़ाम में। अब हम कुछ डाटा को देख लेते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे कि उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, इसमें जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि पोस्ट संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 4000 पोस्ट थी और अब 2000 पोस्ट और इंक्रीज कर दी गई है। तो टोटल मिलाकर के अब जो पोस्ट की संख्या हो गई है वो 6000 हो गई है। अब पुलिस में जो वैकेंसी है वो 6000 वैकेंसी हो गई है। फॉर्म दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो एक्सपेक्ट लगभग जो है दोस्तों 12 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इसके नोटिफिकेशन में जारी किया गया था, जो फिजिकल के लिए जो जैसे जो भी कैंडिडेट ये रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए दोस्तों 5 टाइम मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग 6000 पोस्ट है और 5 गुना लेते हैं, 30,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मतलब 13,000 30,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, यदि कंपटीशन की बात करें कि जैसे 30,000 कैंडिडेट्स जब उस पर सेलेक्ट किए जाएंगे 12 लाख कैंडिडेट में से, तो हर एक पोस्ट पे 4 स्टूडेंट का कंपटीशन होने वाला है। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये ओवरऑल डाटा है। फिर मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन जो भी सारे पोस्ट है टोटल मिला करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30,000 ऐसे कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो दोस्त हमारे एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं उनके कितने एग्ज़ाम में कितने नंबर आ रहे हैं, तो उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी किसी भी लेवल में किसी भी मतलब किसी भी शिफ्ट में पेपर टफ आ रहे हैं, किसी में इजी आ रहा है, किसी में मॉडरेट आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यदि बात करें दोस्तों, तो जो ओवरऑल अपन एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। तो जिन दोस्तों के मतलब उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिनके नंबर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर भी यदि उनके इतने नंबर भी आ रहे हैं तो उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे बात करें जनरल कैटेगरी की जो छात्र हैं उनके लिए दोस्तों यदि 60 नंबर के आसपास, 60 नंबर 58 नंबर या 60 नंबर से 2 नंबर पीछे और 2 नंबर आगे भी आप ले सकते हैं, यदि इतने भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी ये आपके रॉ मार्क्स की बात हो रही है, जो आपने अटैम्प्ट करके आए हैं। जैसे आप अटैम्प्ट करके जब सबमिट करते हैं एग्जाम में तो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो यदि 60 या 60 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में यदि आपका जो शिफ्ट रहा है यदि टफ रहा है और टफ में भी आप 60 नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं, 60 टू 65 62 66 नंबर लगभग आप प्राप्त कर पा रहे हैं, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको फिजिकल देने का मौका मिल सकता है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 50 टू 60 50 से 60 नंबर भी यदि आपके आ रहे हैं दोस्तों, तो इस नंबर तक भी जो जिन कैंडिडेट होंगे, जिन ओबीसी कैंडिडेट्स के नंबर 50 से 60 के बीच आ रहे हैं, उनको भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 52 से 55 के बीच नंबर आ रहे हैं, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वो भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही एससी के लिए 48 से 50 के बीच यदि नंबर प्राप्त हो रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो जो नंबर है वो बढ़ेंगे। यदि आपका पेपर टफ होता है या आपका टफ शिफ्ट में पेपर यदि होता है तो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी हमने आपको बताया कि इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही कट ऑफ क्या रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चार्ट प्रिपेयर की है। ये दोस्तों मैंने पिछले साल का भी एनालिसिस किया था, 2017 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे,
16 में भी जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जारी किए गए थे, कट ऑफ आए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो कैटेगरी है जैसे देख लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी में यदि बात करें मेल की दोस्तों, तो 74 से 76 के बीच यदि आपके नंबर जो कट ऑफ जा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 74 से 76 नंबर कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का। 67 से 72 के बीच जा सकता है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। वहीं यदि बात करें एसटी की, तो 62 से 65 के बीच कट ऑफ रह सकता है एसटी कैटेगरी का। और यदि बात करते हैं एससी का, मेल में मतलब पुरुष कैटेगरी में, तो 58 से 60 के बीच कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में 68-70 के बीच कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए। साथ ही ओबीसी कैटेगरी के लिए 60 से 63 के बीच कट ऑफ रह सकता है। और जो एसटी कैटेगरी है वो 55 से 60 के बीच रह सकता है। और एससी के लिए 52 से 58 के बीच कट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एनालिसिस की है, जो पिछले साल एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो उसकी उपस्थिति रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप देख सकते हैं इसके आसपास इस कट ऑफ रहने देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए हैं और इसी के आसपास नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं वो, तो उनको फिजिकल की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या घटनाक्रम होने वाला है, उसमें क्या क्या ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, फिजिकल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और यदि वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिजिकल के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पुलिस की भर्ती में 800 मीटर की दौड़ होती है फिजिकल के लिए, गोला फेंक होता है और लंबी कूद होती है। ये 3 इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं फिजिकल के दौरान, ठीक है। इसमें जाया जाता है, तो उसकी कुछ समय सीमा निर्धारित होती है, कितने समय में दौड़ पूरी करनी है, कितने दूर तक गोला फेंकना है, ये सारी जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करें कि आरक्षित जीडी के लिए, उसके लिए दोस्तों 800 मीटर का दौड़ होगा पुरुष के लिए, ठीक है। और उसमें 2 मिनट 45 सेकेंड में से पूरा करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक में बात करते हैं, तो मतलब पास होने के लिए 2 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है। ये एक ही बार चांस मिलता है दोस्तों, दौड़ने के लिए जो चांस मिलता है एक ही बार मिलता है, ठीक है। बाकी जो गोला फेंकने और लंबी कूद के लिए चांस होता है 3-3 बार मिलता है, ठीक है। तो गोला फेंक में देख लेते हैं, गोला फेंक में 19 फीट का गोला आपको फेंकना होगा। एक गोला होता है 19 फीट में, 19 फीट इसको फेंकना होता है, जिसका वजन होता है 7.260 ग्राम, मतलब 7.5 किलोग्राम के आसपास उसका वजन होता है। और 19 फीट आपको फेंकना होता है, ठीक है। वहीं बात करें लंबी कूद की, तो लंबी कूद में सफल होने के लिए 13 फीट का गोला आपको फेंकने को, 13 फीट आपको लंबी कूदनी होती है, ठीक है। ये दो इवेंट हैं, मतलब गोला फेंकने वाला और ये लंबी कूद का, ये 2-3 बार आपको इवेंट समय मिलेगा। यदि एक बार आप नहीं फेंक पाते हैं तो दूसरी बार में ट्राई कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं तीसरी बार, 3 टाइम आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन जो दौड़ है वो एक ही बार में आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस होती है दोस्तों महिला के लिए, महिला होम गार्ड्स के लिए 4 मिनट में पूरी करनी होती है 800 मीटर की दौड़, और 15 फीट फेंकना होता है गोला, 4 किलोग्राम गोले का वजन होता है। और लंबी कूद में सफल होने के लिए 10 फीट कूदना होता है महिलाओं को, लॉन्ग जंप करनी होती है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ छूट दिए जाते हैं, जैसे कि 3 मिनट 15 सेकेंड में उन्हें पूरा करना होता है, ठीक है। 15 फीट गोले का वजन सेम रहता है। और साथ ही 15 फीट गोले का वजन और 10 फीट फेंकना होता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सेम रहता है। और होम गार्ड सैनिकों के लिए भी 12 फीट का गोला, 12 फुट ऊंची कूद होती है, लंबी कूद होती है, 17 फीट गोले को फेंकना होता है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको फिजिकल के दौरान करना होता है, तो इसकी तैयारी आप पहले से करते रहें और तैयारी करके जाएं, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं आरक्षक रेडियो के लिए, तो उनके लिए भी दोस्तों 800 मीटर की दौड़ है जो 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है ना। और 19 फीट गोला आपको फेंकना होता है फेंकने के लिए, और लंबी कूद में 12 फीट होता है। तो ये भी आप देख कर जाएँ। साथ ही बात करें रेडियो की, जो समस्त महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट में दूरी तय करनी होती है 800 मीटर की, 15 फीट गोला फेंकना होता है और गोले का वजन 4 किलोग्राम होता है, ठीक है। लंबी कूद में 10 फीट फेंकना होता है, ठीक है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की दूरी तय करनी होती है, 15 फीट गोला फेंकना होता है, 7.26 किलोग्राम का गोला होता है, और 10 फीट कूद होती है। होम गार्ड्स के लिए भी आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नोट्स उन्होंने जारी किए गए, जो मैंने नोटिफिकेशन से यहाँ पे कट आउट लिया है, कि जो होम गार्ड्स यहाँ पे से क्या बताया गया है कि आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो के पद हेतु महिला पुरुष
भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त 3 विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो तीनों 800 मीटर का दौड़ होता है, लंबी कूद होती है और गोला फेंक, इन तीनों में आपको क्वालिफाई आपको करना होता है। ठीक है, 800 मीटर दौड़ के अवसर हेतु, लंबी कूद में गोला फेंक, 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 800 मीटर दौड़ के लिए एक अवसर आपको प्रदान किया जाता है। लंबी कूद और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि 2 बार में आप नहीं कर पाए, तीसरी बार आपके पास चांस होता है। ठीक है, 800 मीटर दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को ही लंबी कूद में और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। यदि आप 800 मीटर, पहले आपको 800 मीटर दौड़ के लिए बुलाया जाता है। यदि आप 800 मीटर की जो दौड़ है, निर्धारित समय, जो समय आपको बताया गया है, जैसे कि आप जीडी में हैं तो पुरुष के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का समय और महिला के लिए 4 मिनट। यदि इस निर्धारित समय में आप 800 मीटर की दौड़ को पूरी कर पाते हैं तो ही आपको लंबी कूद और गोला फेंक के लिए सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट्स दिया गया है कि शारीरिक प्रवणता हेतु उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा किसी भी अन्य प्रकार का परीक्षा में छूट नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि कोई कैंडिडेट किसी भी रूप से डिसेबल है या फिर वो नहीं कर पाते हैं और यदि कोई सर्टिफिकेट वगैरह यदि आप पेश करते हैं तो ऐसा कुछ वहाँ पे मान्य नहीं होगा, मतलब आपको फिजिकल देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि दोस्तों यहाँ बताया गया है कि परीक्षा का परिणाम यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये थोड़ा फिजिकल की तैयारी कैसे करें। उसके लिए दोस्तों आपको रेगुलर तैयारी करनी होगी, जो मैंने आपको समय बताए हैं, और जो निर्धारित करना है प्रोसेस को आपको काफ़ी 1 से 2 महीने की तैयारी में आप पूरे कर सकते हैं इसे। तो रेगुलर बेस पे यदि आप तैयारी करते हैं तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फिजिकल देने जाएंगे उससे पहले आपको कैरी करना है, अपने साथ में रखना है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता देते हैं। जैसे आवेदन पत्र के संक्षिप्त वंचित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज के सत्यापन समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र आपको देने हैं। मतलब जब आप जाएंगे फिजिकल देने तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे जैसा कि मैं बता दूँ कि वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको फिजिकल देने का मौका मिलता है। तो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो, मतलब जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, जैसे 10th की मार्कशीट में लिखा होता है तो 10th की मार्कशीट अवश्य ले जाएं। ठीक है, उसके बाद 12th का भी मार्कशीट आप ले जाएं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी भरी गई है वो 12th बेस पे भरी गई है। ठीक है, तो आप 12th का भी मार्कशीट ले जाएं, ओरिजिनल मार्कशीट ले जाएं, फोटो कॉपी भी करवा कर रख लें, ओरिजिनल भी साथ में ले जाएं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपने कहाँ तक स्टडी की है, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे आप किसी ने 12th बेस पे भरा है, किसी ने ग्रेजुएशन बेस पे भरा है, तो वो आप जरूर उसके साथ में रख लें। ठीक है, मार्क्स जितना भी आपने पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपके पास स्टडी का मतलब कि सर्टिफिकेट है, वो आप जरूर साथ में रख लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र, अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में जरूर रखना है दोस्तों। और कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी मान्य होता है जो अभी हाल ही में डिजिटली रूप में होता है। जैसे कि कुछ दोस्तों के पास हमारे पिछले समय का जो उन्होंने करवाया होगा वो मान्य नहीं होता है, तो उसे आप डिजिटली रूप से कंप्लीट करवा लें, उसको साथ में लेके जाएं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आप साथ में ले जाएं ही। साथ ही जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्वयंसेवी नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों, अभ्यर्थियों को आरक्षण आयु सीमा, मतलब जो भी कैंडिडेट जिस भी किसी भी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कोई विक्रम पुरस्कार के विजेता हैं या कि फिर कोई उन्हें स्पेशल छूट मिल रही है, आयु को छूट मिल रही है, तो वो सब जो भी आप उनका लाभ लेना चाहते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में ले जाएं। ठीक है, वैवाहिक अभ्यर्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, जैसे विवाहित जिनकी शादी हो गई है उन दोस्तों के लिए विवाहित उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। यदि आपने फॉर्म भर रखा है कि आपकी शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं, ये फॉर्म अप्लाई करते समय सब पूछा जाता है, तो उनके भी सर्टिफिकेट आपको साथ में रखने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मूल निवास प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार है तो मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सक्षम अधिकार, ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं आपको, यदि आप किसी भी उसका लाभ लेना चाहते हैं, कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार रीड करके जाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपके देख कर जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, मतलब आपको उसकी फ़ोटोकॉपी तो ले जानी ही होगी, साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना होगा, जो कि अध्याय 4 में वर्णित किया गया है। ठीक है, यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अंतिम चयन के लिए कोई आहार्य नहीं माना जाएगा। मतलब यदि आप सारे जो इवेंट, जैसे आपने कोई फिजिकल भी आपने कंप्लीट कर लेते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होता है तो आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लें,
जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं मैंने आपको हमें बताए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाएँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यात्रा किराया भी आपको मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा नोटिफिकेशन में जारी किया गया, यदि आप मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और फिजिकल के लिए आप जाते हैं, फिर जितनी बार भी आपको हेडक्वार्टर या कहीं भी व्यापमं आयोग के द्वारा बुलाया जाता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा आने जाने का जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में ले जाइएगा। मध्य प्रदेश के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी जो रिजर्व कोटा के जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए उम्मीदवारों को द्वितीय एवं तृतीय चरण में सम्मिलित होने, मतलब जैसे आप फिजिकल देने जाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो उनके लिए आपको पुलिस विभाग द्वारा भेजा, मतलब भत्ता आपको, यात्रा भत्ता आपको पुलिस विभाग द्वारा भेज जाती है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने बैंक खाते में पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति साथ लाएंगे, जिनमें उम्मीदवार का खाता क्रमांक, बैंक नाम एवं आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। मतलब आपने पासबुक की फोटोकॉपी साथ में ले जाएं, क्योंकि आपको जो यात्रा भत्ता है वो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे नए ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।